In previous class, we have already discussed about the methods, how we can declare them, what are the methods, and what are their types. Now we are going to see their practical uses. First one, without return type, and second one is with return type. We have already seen that there were 4 types of declaration for methods. One was without return and without input. Without return and without input means first access modifier, public, void. Void is defined here without any return type after the method name. Suppose here we are naming it as M1. And then without any input means we are not going to give any input in it. In the second one, with input, here we will give some inputs at this place. And with return, in case of with return, the void will be replaced by that particular data type. What kind of data type we are going to get in return in main method. And it will also be of type input, without input and with input. अब हम प्रोग्राम को देखते हैं. यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक स्कैनर से एक इनपुट लिया है ऑप्शन के लिए. यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट्स में डिफरेंट काइंड के जो हमारे 4 टाइप्स के मेथड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उसको हमने डिफाइन किया, उसको कॉल किया है वाया ऑब्जेक्ट कॉलिंग. ठीक है, अभी तक हमने जो भी मेथड्स बनाए हैं उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रखा था. अब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे. मींस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर मेथड. अब हम मेथड को रन टाइम पे ही क्रिएट करेंगे. अगर हम वहां पे स्टैटिक डिफाइन कर देते थे, स्टैटिक अगर कीवर्ड यहां पे डिफाइन कर देते थे इस प्लेस पे, then there was no need to call it through object. ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसको कॉल करने की कोई नीड नहीं होती थी. बट अब हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद से हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं. इट मींस देयर इज अनदर काइंड ऑफ abstraction which we are providing to you without using keyword static. अगर हम static keyword यूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को कम कर दे रहे हैं. यानी वो सीधे कॉल हो सकता है वो मेथड. जैसा कि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है कि अगर M1 मेथड है तो हम मेन मेथड के अंदर सिंपली M1 लिख देते थे तो वो कॉल हो जाता था. बट अगर हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे then we have to declare here the class name. Suppose the class name is C, then we have to declare a variable, a kind of object which we'll name as small c with new keyword and creating its constructor method, means capital C method. यहाँ हम C नाम लेके कोई और नेम ले लेते हैं, CA कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो सके. तो CA क्लास का हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और वहां पे हमने पहले C को कॉल किया. अब हम डॉट C के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं इफ वी आर नॉट राइटिंग हियर स्टैटिक कीवर्ड. रन टाइम पे कभी भी मेथड को कॉल करना होता है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा करके ही हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं. अगर कंपाइलेशन टाइम पे ही हम उस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक, जैसे ही हम स्टैटिक कीवर्ड यहां लिख देंगे वो मेथड जो है कंपाइलेशन टाइम पे ही क्रिएट हो जाता है. अब यहां पे हम देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम है. प्रोग्राम के अंदर इस पोर्शन में देख रहे होंगे कि 4 केसेस डिफाइन किए गए हैं. 4 केसेस में कुछ चीजें की गई हैं. पहले में है AR.M1. अब AR क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा क्लास नेम जो है वो क्या है, AR अरे यूजेस. तो अरे यूजेस क्लास नेम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले, ठीक है, जिसको हमने AR कहा और फिर AR.मेथड, यानी अब हम अरे यूजेस के मेथड को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं. अगर हम अरे यूजेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे
तो नीचे दिए गए मेथड्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं डिफाइन किया है। और अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं डिफाइन किया है, इट मींस दैट दे आर नॉट गेटिंग क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो अगर वो कंपाइलेशन टाइम पे क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो वो कब क्रिएट होंगे? रन टाइम पे। और रन टाइम पे किसी भी मेथड को कॉल करने का तरीका यही है कि आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। आफ्टर दैट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट यू कैन यूज देम। यहाँ पे प्रोग्राम में हमने जो डिफाइन किया है उसमें दे रखा है प्रेस 1 फॉर मेथड विदाउट रिटर्न एंड विदाउट इनपुट। यहाँ पे देख रहे होंगे कि केस 1 में एक मेथड है जिसमें ar.m1 लिखा हुआ है। जरा हम m1 का स्ट्रक्चर देखें। ये वो पोर्शन जहां पे m1 का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें देख रहे होंगे कि यहाँ वॉइड टाइप डिफाइन किया गया है। ठीक है, मेथड को वॉइड टाइप डिफाइन किया गया है एंड कोई इनपुट नहीं दिया गया इसमें। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें हमने क्या वर्क कर रखा है, ऐसा वर्क कर रखा है जिसमें रिटर्न करने की कोई नीड नहीं है एंड इनपुट लेने की कोई नीड नहीं। यानी ऐसा कोई भी वर्क जिसमें हम पर्सन से इनपुट नहीं लेना चाहते हैं और पर्सन जिस क्लास को कॉल कर रहा है उस क्लास को हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसा मेथड डिफाइन करना है तो वो हमेशा वॉइड टाइप रिटर्न टाइप होगा एंड विद आउट एनी इनपुट। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को देखते हैं, जो हमने चॉइस अगर 1 लेते हैं तो क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो वर्ल्ड। जो भी मेथड के अंदर कॉलिंग की गई है, जो भी मेथड कह रहा है, मेथड में ये डिफाइन किया गया है system.out.println हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, इतना ही वर्क करना है। क्लास को कुछ रिटर्न नहीं करना है। क्लास में जो भी वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किए गए हैं उसमें ये m1 मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। कल एक केस डिस्कस किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि सर नेम सेम होंगे तो प्रोग्राम में एरर होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये बताया था कि अगर नेम सेम है तो कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। यहाँ पे हमने डेटा इनपुट किया है और नेम को सेम रखा हुआ है। यहाँ भी m1 नेम दिया है और सेकेंड मेथड का भी नेम हमने m1 ही दिया हुआ है। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमने सेकंड यहाँ पे डिफाइनिंग जो की है, सेकंड डेफिनेशन में क्या किया है, हमने array.m1 एक मेथड को कॉल किया है जिसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें यूजर इनपुट दिया जा रहा है। अब a और b ऐसे वेरिएबल्स थे, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन कर दी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी a and b has been already been defined with values 3 and 4। ये स्कैनर के क्लास के थ्रू स्कैन भी कराया जा सकता था, यूजर इनपुट भी लिया जा सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे हम सिंपल डिफाइन कर दिए, हम कोई यूजर इनपुट नहीं करने जा रहे, हम स्कैन नहीं कराने जा रहे। यहाँ पे हमने उन वैल्यूज को पास कर दिया। m1 को पता है कि a और b किस टाइप के हैं, यहाँ पे हमने उनको इंटीजर टाइप रखा है। तो हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेथड में भी इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल बना रखे हैं, जो कि कौन से पैरामीटर्स हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। और ये जो यहाँ a और b डिफाइन किए गए हैं ऊपर, नेम सेम हो जाने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हम यहाँ पे नेम को चेंज कर दे रहे हैं x एंड y। अब इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे ही a एंड b पास किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, ठीक है, देख रहे होगे कि यहाँ पे हमने AR ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल किया है, क्योंकि हमने इसको भी कैसा नहीं बनाया है, स्टैटिक टाइप नहीं क्रिएट किया है। तो ये कंपैरिजन टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए रन टाइम पे कॉल करने के लिए हमेशा हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बुलाना होगा। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली अब हम मेथड को क्रिएट या कॉल नहीं कर सकते हैं, इवन इन सेम क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने
दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ कुछ भी नेम लिखो, एक्स वाई लिखो, ए बी लिखो, पी क्यू लिखो, आर एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, वो दोनों पैरामीटर्स कैसे हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होल्ड कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू होल्ड कौन कर रहा है, क्लास के अंदर डिफाइंड वो वेरिएबल्स प्रेजेंट टाइम पे जिनका नेम ए एंड बी है, वो डेटा यहाँ पे पास किया गया। उस डेटा पे हमने कुछ ऑपरेशन किया, जहां यहाँ पे हमने सम किया, और क्योंकि हमने इसको रिटर्न टाइप नहीं बनाया है, तो हम इस मेथड से कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, यानी सारा का सारा वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, मेथड के अंदर ही कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, जरा इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है फॉर मेथड विदाउट रिटर्न एंड विद इनपुट, तो हम ऑप्शन 2 चूज करते हैं। देख रहे हो यहाँ सम इज 7, सम यहाँ पे 7 क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इनपुट क्या क्या दे रखा था, ए में 3 एंड बी में 4 इनपुट दे रखा था, और वो क्या क्रिएट करके दे रहा है हमें, 7। यहाँ पे अगर आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या क्रिएट करके दे रहा है हमें, 7। फर्स्ट में हमने जब विदाउट रिटर्न एंड विदाउट इनपुट किया था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। सेकंड में जब हमने कहा कि मेथड विदाउट रिटर्न बट विद इनपुट, तो उसने इनपुट तो लिया लेकिन कुछ रिटर्न नहीं किया, कहां पे, क्लास में। क्लियर है? तो उसने क्लास में कुछ रिटर्न नहीं किया। नेक्स्ट यहाँ पे है जहां पे मेथड इनपुट भी ले रहा है एंड रिटर्न भी कर रहा है। अगर कोई भी मेथड रिटर्न कर रहा है तो उस रिटर्न वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे हमने वो वेरिएबल क्या बना रखा है, c। Here c is the variable which is going to take that return value which is coming from method m2। यहाँ पे हमने m2 की भी ओवरराइडिंग की है, ठीक है, सॉरी ओवरराइडिंग कर रखी है हमने। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि मेथड का नेम तो सेम होता है बट उसमें इनपुट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होते हैं बट उनके डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक ही मेथड से अगर हमें सम करना है, वो फ्लोट वैल्यू का भी, दो फ्लोट वैल्यू का भी सम करे, दो इंट वैल्यू का भी सम करे, दो डबल वैल्यू का भी सम करे, दो बाइनरी नंबर्स का भी सम करे, तो वो क्या होगा, ओवरलोडिंग। यानी एक ही पर्सन को सम करने का काम दे दिया गया, albeit it might be of different kind of data type। यहाँ पे ओवरराइडिंग में हम क्या कह रहे हैं, ओवरराइडिंग में इनपुट पैरामीटर्स कुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स कुड बी डिफरेंट, whether it might be void or it might be 2 or it might be 3 variables or any a number of variables as you want। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं बट मेथड नेम सेम रख रहे हैं, उस केस को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। एंड अगर हम पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम रख रहे हैं बट उनके डेटा टाइप्स चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? इसे हम लिख के देख लेते हैं। मेथड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या कर रहे हैं कि मेथड नेम्स हम क्या होंगे, सेम होंगे बट इनपुट टाइप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे एक्सेप्ट काउंटिंग ऑफ पैरामीटर्स। अगर काउंटिंग ऑफ पैरामीटर्स किसी एक में, मान लिया कि यहाँ पे 2 है, 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मेथड में भी जो सेम मेथड नेम होगा वहां पे भी 2 ही पैरामीटर पास करेंगे बट डिफरेंट इन डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप डिफरेंट होगा बट डेटा को हम क्या करेंगे, डेटा काउंटिंग जो होगी, पैरामीटर काउंटिंग जो होगी हमेशा कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। यहाँ पे हम फ्लोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बुलियन कर सकते हैं,
यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ इनपुट वैल्यूज, इनपुट पैरामीटर्स, वो क्या है, काउंटिंग में हर केस में 2 है। तो ये कहलाएगा मेथड ओवरलोडिंग, यानी एक ही मेथड से डिफरेंट डेटा टाइप्स पे सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। M1 हो सकता है ऐड कर रहा हो, तो ये सारे मेथड एडिशन के ही होंगे, बट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, दे विल वर्क ऑन डिफरेंट डेटा टाइप, and therefore if you are returning the value, similarly its return type will be also of same kind, which you are going to get in those input parameters, formal parameters. Method overriding क्या होती है? मेथड ओवरराइडिंग में क्या है कि मेथड नेम्स तो सेम होते हैं, बट उनमें जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एक और वेरिएबल ले लिया सी, तो इस केस में देख रहे होगे कि यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स आर डिफरेंट इन काउंट। हियर द काउंटिंग इज 0, हियर द काउंटिंग इज 2, एंड इन द थर्ड वन द काउंटिंग इज 3। नेम मेथड्स के सेम है बट इनपुट पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या कर रहे हैं, वर्क हम सेम कर रहे हैं बट ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स, and there must be considering that the counting of input variables is same in each case. Here you can count is 2, 2, 2 and 2. अब हम यहाँ पे तीसरे मेथड को देख लिया, जिसमें कि वो क्या कर रहा है, वैल्यू इनपुट कर रहा है, इनपुट ले रहा है एंड वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देख रहे होगे कि जिस टाइप का डेटा टाइप हमने इनपुट लिया है उसी तरह का डेटा टाइप हमने रिटर्न टाइप में लिखा हुआ है। इट मींस अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है और डबल रिटर्न करना है तो यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी जरूरी बनेगी। अभी हम टाइप कास्टिंग पे नहीं आ रहे हैं, हम बस इतना मान रहे हैं कि यहाँ पे अगर इंटीजर इनपुट किया है तो इंटीजर आउटपुट लेना है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप must also be similar to the data parameters which are getting input as formal variables। ठीक है, फॉर्मल वेरिएबल्स के जो डेटा टाइप्स हैं वही डेटा टाइप रिटर्न में मिले, कोई जरूरी नहीं। टाइप कास्टिंग एक मेथड होता है, टाइप कास्टिंग एक प्रोसीजर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हम टाइप कास्टिंग पे नहीं जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हम जितना भी डिफिनेशन लिखेंगे उसमें इनपुट पैरामीटर्स का जो भी डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप हम रिटर्न टाइप में लिखेंगे। क्लियर? अब यहां पे देख रहे होगे कि हमने एक और प्रोग्राम लिखा है जो रिटर्न दे रहा है लेकिन कुछ इनपुट नहीं ले रहा है। जैसे कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, वो कभी एंड नहीं होती है, जैसे पाई 22/7। आप 22/7 को डिवाइड करते रहिए। रैंडमाइजर में इसका काफी यूज होता है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम फंक्शन डिफाइनिंग में काफी यूज किया जाता है, क्योंकि हर बार ये डिफरेंट वैल्यू देता है। सूडो रैंडम कोड्स होते हैं, रैंडमाइजर्स होते हैं, तो रैंडमाइजर में सीडिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 22/7 का यूज किया जाता है। अगर आप 22/7 एक बार करके देखेंगे कि कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक आपके सामने आउटकम नहीं आ जाएगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी वेरिएबल्स होते हैं, when you are defining a program that is going to work on a physics formula or a chemistry formula, where we are using that kind of variables which are universal one and they cannot truncate to any particular value, ये कभी एंड नहीं होगा। आप डिवाइड करते रहिए करते रहिए करते रहिए, वो 0 से 9 तक के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। कोई भी किसी भी पोजीशन पे आप 0 नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे इस डिवीजन में, यानी 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम वहां पे इस तरह के मेथड्स का यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं,
ये डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपको यूज करना है तो आप यही वैल्यू यूज करेंगे। यहां पे हमने क्या कर दिया है कि रिटर्न 3.14। इट मींस दैट इफ द प्रोग्राम इज गोइंग टू टेक द इनपुट going to take a variable value of a pi, in this case it will use only 3.14 if we are returning this m2 at the place। यहाँ पे क्वेश्चन केस नंबर 4 में देख सकते हो कि यहाँ d वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं ar.m2। तो ar.m2 में देख रहे होगे कि यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या आता है, इसका आउटपुट देखते हैं। ये है फोर्थ वन जिसमें हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। प्रेस 4 द मेथड विद रिटर्न बट विदाउट एनी इनपुट। जब हम 4 प्रेस कर रहे हैं तो देख रहे होगे कि यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 पास हो गई और ये डेटा कौन दे रहा है, ये पर्टिकुलर मेथड दे रहा है। अब सपोज करो कि ये प्रोग्राम हमने कई जगह लिखा होगा और ये वेरिएबल कई जगह पे लिखा गया होगा, ये वेरिएबल वैल्यू कई जगह पे लिखी गई होगी, तो हमें अब उसे हर जगह जाके चेंज नहीं करना होगा। बस क्या करना होगा, इस एक मेथड में आना होगा, उसकी वैल्यू चेंज कर देनी होगी, भले ही हमने इसको कई जगह पे कॉल किया।